हम यहाँ पर देख रहे हैं जो आज छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय है उसके बारे में देख रहे हैं। उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान हमेशा प्रश्न में आते रहे हैं और जो न्यायालय से संबंधित एग्जाम है वहां से भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह आप यहाँ का जो तैयारी है वह आपका ज्यादा अच्छे से करना होगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय चूंकि यह संविधान का एक महत्वपूर्ण पोर्शन भी है, तो हम यहाँ पर देखेंगे न्यायपालिका के पोर्शन में छत्तीसगढ़ से संबंधित क्या क्या यहाँ पर आवश्यक बातें हैं। क्योंकि आप जो न्यायपालिका पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हैं, हाई कोर्ट पढ़ते हैं, वह संविधान का मुख्य विषय है। संविधान में सारे आर्टिकल के साथ आपको सुप्रीम कोर्ट के सारे आर्टिकल के साथ याद होने चाहिए और यहाँ पर जो हाई कोर्ट है वह भी आर्टिकल्स के साथ याद होने चाहिए। छत्तीसगढ़ से संबंध आपको क्या क्या याद रखना है वो यहाँ पर देखते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भारतीय संविधान के भाग 6 आप देख रहे हो, भाग 5 में केंद्र शासन का यहाँ पर उल्लेख है और भाग 6 में राज्य सरकार का यहाँ पर उल्लेख है। तो भाग 6 सीधे सीधे राज्य प्रशासन से संबंधित हो जाता है। राज्य प्रशासन में आपका विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का प्रावधान किया गया है। तो भाग 6 के अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक पूरा का पूरा प्रावधान न्यायपालिका से हो जाता है। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर 214 जो अनुच्छेद 214 है उसमें सीधे सीधे यह बात रखी गई है, यह आर्टिकल में कहा गया है कि जो राज्य में है वहां पर एक उच्च न्यायालय की स्थापना होगी। सीधे सीधे प्रावधान पहले में ही कर दिया गया है। अब यहाँ आप देखते हैं कि भारत में प्रथम थोड़ा सा जानना जरूरी है कि भारत में वह कौन सा न्यायालय है, जो वह कौन सा हाई कोर्ट है जो प्रथम बार स्थापित हुआ था। तो आप देख रहे हो जब ब्रिटिश समय था उस समय 3 उच्च न्यायालयों का गठन हुआ था। 1862 में हुआ था। 1862 में 3 उच्च न्यायालयों का एक साथ गठन किया गया था। उसमें हो जाएगा कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, इस तरह से 3 प्रेसिडेंसी थी और तीनों में एक एक उच्च न्यायालय का गठन कर दिया गया था। लेकिन इनमें भी प्रथम कौन था यह भी याद रखना होगा। अगर पूछा जाए आपसे जीके में 1 लाइनर में कि भारत का सबसे पहला उच्च न्यायालय कहां पर है तो क्या होगा आंसर? भारत का सबसे पहला उच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित हुआ था जो 1 जुलाई 1862 में स्थापित किया गया था। और कलकत्ता में इसलिए पहला हो जाता है जब तीनों का गठन तो 1862 में हुआ था। यहाँ पर उसकी स्थापना देख लीजिए, भारत का पहला जो उच्च न्यायालय हो जाएगा वह कलकत्ता में है। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत, 1861 ब्रिटिश का समय था, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 का प्रावधान आएगा, जो अधिनियम आएगा वो 1861 आएगा। उसी के तहत 3 उच्च न्यायालयों का गठन किया गया, 3 जो 1862 में गठित हुए और 3 थे कलकत्ता, बम्बई, मद्रास उच्च न्यायालय। इसमें से पहला हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय प्रथम इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो उसकी स्थापना की गई थी सबसे पहले उसका उद्घाटन किया गया था। वर्ष एक ही है लेकिन उद्घाटन का जो क्रम आएगा सबसे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट हो जाएगा 1 जुलाई 1862 में। उसके बाद जो बम्बई और मद्रास है उसके बाद के डेट में इनका उद्घाटन किया गया है। इसलिए भारत का सबसे पहला उच्च न्यायालय हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय या कलकत्ता हाई कोर्ट हो जाएगा। भारत में कुल वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान में यह एकदम आपको अच्छे से याद रखना है कि भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं या 25 हाई कोर्ट हैं। पूरे के पूरे हाई कोर्ट अभी जितने अवस्थित हैं वह उनकी संख्या कितनी है? 25 हो जाती है। तो यह अभी आपके जीके में पूछा जाए कि वर्तमान में पूरे भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, उसकी संख्या हो जाएगी 25। और 25वां उच्च न्यायालय कहां पर हो जाएगा? अमरावती उच्च न्यायालय या अमरावती हाई कोर्ट हो जाएगा, जो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। यह सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय भी है जो अभी अभी इसका गठन हुआ है। तो यह आंध्र प्रदेश का जो अमरावती उच्च न्यायालय है वह 25वां उच्च न्यायालय है। यह देख लेंगे। छत्तीसगढ़ में अब चलते हैं। आपने देख लिया कि कहां पर पहला था और 25वां कौन है। अब छत्तीसगढ़ में आपका जो उच्च न्यायालय है वहां पर चलते हैं। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय एशिया का, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। इसके साथ कई खिताब जुड़ गए हैं। यह बहुत बड़े क्षेत्र में अवस्थित है, तो यह बहुत बड़ा उच्च न्यायालय है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका गठन कब हुआ है। इसका गठन जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था 1 नवंबर सन 2000 को नए राज्य छत्तीसगढ़ का यहाँ पर गठन होता है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर उच्च न्यायालय का भी गठन कर दिया गया था, क्योंकि न्याय की चीजें जो होती है, न्यायपालिका का तत्काल गठन बहुत अनिवार्य होता है। कुछ चीजें बाद में गठित की गई थी, कुछ चीजें 2000 इसके बाद की गई थी, कुछ 2001 में की गई थी। तो हर चीजों का डेट याद भी रखना है, क्योंकि गठन के बाद कई चीजें यहाँ पर गठित की गई हैं। लेकिन जो यहाँ पर
जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की तत्काल स्थापना कर दी गई थी। जिसका जो हो जाएगा, इसका अधिनियम हो जाएगा। इस अधिनियम को हमेशा याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी। तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य में जो यहाँ उच्च न्यायालय है उसका गठन किया गया था। इसका प्रावधान इसी से है। मध्य प्रदेश नाम क्यों आ रहा है, अगर आप इसको समझिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश से ही तो तत्काल अलग किया गया था। तुरंत एक्ट वगैरह उसी के नाम से चल रहे थे। जितने प्रावधान थे पंचायती राज अधिनियम में, सब कुछ मध्य प्रदेश के नाम से बुक में चल रहे हैं। लेकिन वहां पर यह एक नोटिफिकेशन निकाल दिया गया था कि जहां जहां मध्य प्रदेश है वहां वहां छत्तीसगढ़ पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर जो गठन का प्रावधान है, सीधे सीधे याद रखिएगा कि जो छत्तीसगढ़ में जो हाई कोर्ट है या उच्च न्यायालय है उसका जो स्थापना का प्रावधान था वो इसी अधिनियम के तहत था। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत छत्तीसगढ़ में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब इसका जो स्थान है अधिकतर जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, जो अनभिज्ञ होंगे वह याद कर लेंगे। बोदरी ग्राम है, ग्राम का नाम है बोदरी और यह बिलासपुर में अवस्थित है। फिर इसका क्षेत्राधिकार, इसका क्षेत्राधिकार देख रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य में, संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय है जो बिलासपुर में अवस्थित है, उसका क्षेत्राधिकार कहाँ पर है, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में है। लेकिन आपको पता होगा या नहीं पता होगा कि उच्च न्यायालयों का जो क्षेत्राधिकार होता है वह एक से अधिक राज्यों में भी होता है या केंद्र शासित प्रदेशों में भी कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए जो कलकत्ता का उच्च न्यायालय है, कलकत्ता उच्च न्यायालय है, उसका क्षेत्राधिकार सिर्फ कलकत्ता में ही नहीं है बल्कि उसके साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों में भी है, जैसे कि अंडमान निकोबार तक उसका क्षेत्राधिकार पूरा दिया गया है। आप इधर देख रहे हो अन्य राज्यों के भी कुछ ऐसे जो उच्च न्यायालय है उसका क्षेत्राधिकार भी 2-3 जगह बटा हुआ है। तो लेकिन छत्तीसगढ़ का जो उच्च न्यायालय है वह सिर्फ पूरे छत्तीसगढ़ के लिए है, यहाँ पर दूसरे राज्यों को इसमें समावेश नहीं किया गया है। अब यहाँ पर आपको एकदम अच्छे से याद रखना होगा कि जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है उसका जो क्रम होता है वह 19वां क्रम होता है। पूरे राज्य में जो अभी वर्तमान स्थिति है जितने उच्च न्यायालय है वह हो जाएंगे 25 में अगर ये इसका क्रम बनता है 19वां क्रम बनता है। पहला देख लिए थे कलकत्ता उच्च न्यायालय, उसके बाद करते 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 जो छत्तीसगढ़ राज्य का यहाँ पर हाई कोर्ट स्थापित हुआ है उसका क्रम हो जाएगा 19वां। यहाँ से बारंबार प्रश्न आ चुके हैं कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट या छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का जो गठन किया गया है उसका क्रम कौन सा बनता है, तो 19वां क्रम बनता है। वैसे ही आप रेलवे जोन का क्रम भी याद कर लेंगे कि रेलवे जोन, छत्तीसगढ़ में जो रेलवे जोन है उसका क्रम क्या बनता है। तो दोनों क्रम में यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा छोटा सा लिंक याद कर लो, यह हाई कोर्ट HC, हाई कोर्ट को HC बोला जाता है। तो यहाँ पर 19 लगा है तो बस इसको ऐसे कर लेना, ये 19 आ जाएगा। बढ़िया, हाँ याद करने के लिए देखो कितना अच्छा निकल आया है यहाँ पर 19वां क्रम। तो यह याद करने के लिए बहुत अच्छा तरीका बता रही हूँ। बस अगर कुछ भी याद ना आए कि अपने छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट कौन से क्रम का है तो बस यहाँ पर लिख देना HC लिख देना, इसको 9 बना देना, ये तो 1 अपने आप में बस 19वां बन गया। ये अपने आप में आपको याद रखने के लिए बहुत अच्छा तरीका मैंने दिया है। यहाँ से सीधे सीधे 19वां क्रम याद आ जाएगा। जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ 1 नवंबर 2000 को और छत्तीसगढ़ में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, स्थापना का प्रावधान हो गया था, स्थापना हो गई थी। उस समय स्थापना के समय यहाँ पर कौन कौन थे यह चीज भी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं उद्घाटन। उद्घाटन के समय यहाँ पर कौन कौन थे, तो यहाँ पर न्यायमूर्ति श्री BN कृपाल, नाम को याद रखिएगा, यह प्रश्न कूट में पूछा जा सकता है कि जब स्थापना हो रहा था छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का तो यहाँ पर कौन कौन उपस्थित थे। तो जो यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके जो न्यायाधीश हैं BN कृपाल वह उपस्थित थे। उसके बाद यहाँ पर श्री अरुण जेटली है, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री, वह यहाँ पर उपस्थित है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं भवानी सिंह। भवानी सिंह कौन है, श्री न्यायमूर्ति भवानी सिंह, मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से ही पृथक हुआ है तो मध्य प्रदेश के यहाँ पर न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर हो जाएंगे, नाम है भवानी सिंह, वहां से उपस्थित होंगे। उसके बाद यहाँ पर वह न्यायाधीश उपस्थित होंगे जो छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट स्थापना के समय कार्यवाहक जो यहाँ पर न्यायमूर्ति बने थे, मुख्य न्यायाधीश बने थे, वह भी उपस्थित रहेंगे। तो यहाँ पर श्री न्यायमूर्ति RS गर्ग जो छत्तीसगढ़ के पहले कार्यवाहक यहाँ पर न्यायाधीश बनते हैं वो यहाँ उपस्थित थे। तो 4 लोग का नाम मिस नहीं करना है। एक तो आपके हो जाएंगे श्री BN कृपाल
और दूसरे हो जाएंगे यहाँ जो मंत्री हैं अरुण, श्री अरुण जेटली हो जाएंगे। फिर हो जाएंगे जो मध्य प्रदेश के सीजे हैं, मेन सीजे हैं, वह हो जाएंगे श्री भवानी सिंह हो जाएंगे। और छत्तीसगढ़ के प्रथम कार्यवाहक जो यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे वह हो जाएंगे RS गर्ग हो जाएंगे। ये चारों लोग उस समय उपस्थित है। इनके गरिमा में उपस्थिति में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना उद्घाटन, जहां से बारंबार प्रश्न आपका आता है छत्तीसगढ़ के संबंध में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ का जो कोर्ट का एग्जाम होता है, न्यायालय का एग्जाम होता है या हाई कोर्ट का जो एग्जाम होता है, वहां से यह क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यह जानना। तो यहाँ से आप इसको देख लीजिए कि आपको हमेशा याद रखना है क्या। हम यहाँ पर देखेंगे कि मुख्य जो प्रथम थे यहाँ पर न्यायाधीश, उनके बारे में देखना है। एक तो हो जाएंगे कार्यवाहक न्यायाधीश और दूसरे हो जाएंगे जो परमानेंट न्यायाधीश। यहाँ पर क्वेश्चन का स्वरूप जानना होगा, तो क्वेश्चन में किन वर्डों का उपयोग किया जा रहा है, उस वर्ड के हिसाब से आपके आंसर यहाँ पर बदलेंगे, वैसा वैसा आंसर लेना है। जब प्रश्न में पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यवाहक न्यायाधीश कौन थे, तो कार्यवाहक न्यायाधीश में आ जाएंगे श्री RS गर्ग आ जाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का सब कुछ कार्यभार नया था, सब कुछ नया स्थापना हो रहा था, तो कार्यभार यहाँ पर सौंपना था किसी को। तो यहाँ पर जो कार्यवाहक हो जाएंगे, प्रभारी जो न्यायाधीश हो जाएंगे, वो हो जाएंगे RS गर्ग हो जाएंगे। अच्छे से याद रखना है। उसके बाद जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो स्थायित्व हो जाते हैं, परमानेंट आते हैं, वह हो जाएंगे श्री WA शशांक हो जाएंगे। तो यह प्रश्न बार बार आया है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। लेकिन यह रहेगा ऑप्शन या तो फिर यह रहेगा, इनके साथ आएगा तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहेगा और इनके साथ रहेगा तो कार्यवाहक न्यायाधीश का नाम नहीं रहेगा, सीधे सीधे प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम पूछा जाएगा। तो इस तरह से दोनों में आपको आंसर लेने का यहाँ पर पूरा पूरा तर्क शक्ति होना चाहिए। अब यहाँ पर देखना है कि छत्तीसगढ़ में अगर यह कूट में क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों का यहाँ पर मंजूरी है, पद की स्वीकृति कितने न्यायाधीशों की है, तो टोटल यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है उसमें पद की स्वीकृति टोटल 22 है। 22 जो जजेस हैं उनके पदों की स्वीकृति की मंजूरी यहाँ पर है, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, यह एक मुख्य न्यायाधीश है और 21 अन्य न्यायाधीशों की पद मंजूरी है। तो अब अभी वर्तमान में जो भी न्यायाधीशों का यहाँ पर पद का चल रहा है, लेकिन स्वीकृति है यहाँ पर टोटल 22 न्यायाधीशों की स्वीकृति है, मंजूरी है। तो यह भी याद रखेंगे, यह भी कूट में पूछा जाएगा कि आपके उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में कितने जजेस की, कितने यहाँ पर न्यायाधीशों की पद की स्वीकृति है या मंजूरी है। तो टोटल हो जाएंगे 22, जिसमें से एक होंगे मुख्य न्यायाधीश और 21 होंगे अन्य न्यायाधीश। फिर यहाँ पर देखते हैं इनकी नियुक्ति। जो यहाँ पर नियुक्ति होती है न्यायाधीशों की, वो कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से होती है, जो वहां पर सुप्रीम कोर्ट में गठित है उस कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से होता है। क्योंकि यह संविधान में पढ़ा जाने वाला मेन विषय है कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम में कौन कौन इसमें मेंबर होते हैं, वह आपके संविधान से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि मैं यहाँ पर राज्य से संबंधित उच्च न्यायालय की बातें बता रही हूँ, यहाँ पर ज्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे, पर इतना याद होना चाहिए कि जजेस की नियुक्ति होती है वो कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से होती है और उसकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति की पद मुद्रा से की जाती है। अब शॉर्ट में देख लीजिए कि जो यहाँ पर हाई कोर्ट है, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय है, उसकी मेन अधिकारिता क्या है। अधिकारिता तो बहुत ब्रॉड है। देखिए छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय है, इसके बारे में एक चीज आप जान लीजिए, उच्च न्यायालय किसी भी राज्य का हो, छत्तीसगढ़ का ही बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी राज्य का उच्च न्यायालय हो, उसकी अधिकारिता, उसका जो शक्तियां होती हैं, उसकी शक्तियां सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों से ज्यादा ब्रॉड होती हैं, ज्यादा बृहद होती हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आपका केवल वहां पर क्या होता है, मौलिक अधिकारों से संबंधित रिट दायर होते हैं, यही कुछ मेन चीजें देखी जाती हैं। लेकिन जो उच्च न्यायालय होता है वह तो मौलिक अधिकारों से संबंधित देखता ही देखता है, अपीलीय भी देखता है, और भी जो दीवानी फौजदारी सिविल जो होते हैं प्रकरण वह भी देखता है। इसका मतलब ये होता है, यह क्वेश्चन आ चुका है कि क्या उच्च न्यायालय की शक्तियां सुप्रीम कोर्ट से अधिक होती हैं? हाँ, अधिक होती हैं, क्योंकि इसको ज्यादा कार्य करने पड़ते हैं उच्च न्यायालय को, तो इसकी शक्तियां ज्यादा होती हैं। तो हम यहाँ शॉर्ट में देखते हैं कि अधिकारिता में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। एक तो हो जाता है रिट अधिकारिता, आप सीधे सीधे रिट हाई कोर्ट में भी दायर कर सकते हैं। किसी भी नागरिक का कुछ मौलिक अधिकार का हनन होता है या फिर कुछ होता है तो रिट दायर किया जाता है। रिट में कई चीजें आती हैं जो अनुच्छेद 32 में पढ़ी जाएंगी। रिट का जो प्रावधान है अनुच्छेद 32 में है, 126 में है, वहां पर अलग से इसका बहुत बड़ा बृहद कॉन्सेप्ट आता है, जिसको हम वहां पर भी अच्छे से देखेंगे। पर शॉर्ट में देख लीजिए कि रिट अधिकारिता है। उसके बाद है अपीलीय अधिकारिता।
जितने भी प्रकरण नीचे चल रहे हैं उसके जो अपील होता है वो हाई कोर्ट की ओर अपील होता है, तो अपीलीय अधिकारिता हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे हाई कोर्ट में जाया जा सकता है। फिर न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, इसका जो अनुच्छेद होता है, अनुच्छेद 137 है, 137। अनुच्छेद 137 के तहत जो हाई कोर्ट है वहां पर उनको न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदत्त है। मतलब पहले जो डिसीजन दिया गया है अगर आगामी समय में उस पर कुछ कार्यवाहियां करती हैं तो इस पर न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है और उस डिसीजन पर पुनः कार्यवाही की जा सकती है या उसके ऊपर कुछ अलग डिसीजन दिया जा सकता है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। पहले किए हुए डिसीजन पर पुनः डिसीजन देने की शक्ति होती है। अब कुछ अनुच्छेद हैं जो राज्य के उच्च न्यायालय से संबंधित है। केवल एक नहीं, पूरे राज्य के उच्च न्यायालय में यह प्रावधान है। 2-3 यहाँ पे मैं महत्वपूर्ण जो एक्ट है वह रख रही हूँ क्योंकि यह आपके एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत बेहतरीन और महत्वपूर्ण यहाँ पर एक्ट हो जाते हैं। अनुच्छेद 215 याद आ रहा है कुछ? अनुच्छेद 215 याद करना है, बहुत जरूरी है एक्ट याद करना। अनुच्छेद 215 में क्या है? उच्च न्यायालय की कार्यवाहियां एवं उसके फैसले सर्वकालिक अभिलेख एवं साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। मतलब इससे पहले जो भी डिसीजन हो चुके हैं हाई कोर्ट में, जितने भी डिसीजन हो गए हैं तो उसको क्या नजीर के रूप में उसको रखा जाता है। जब भी आप देखते हो किसी भी कोर्ट में जो चलता है केस तो उस नजीर को देखा जाता है कि क्या क्या डिसीजन हुआ है। वह एक साक्ष्य होता है जिसका पालन सभी कोर्ट करती है, वो एक अभिलेख होता है, उसको मतलब वहां सुरक्षित रहता है या हमेशा। इसका जो पालन नहीं करते हैं उसको क्या है, दंड का प्रावधान भी है। कई दंड है जो दंड के प्रावधान आपको संविधान वाले चैप्टर में अलग से देखेंगे कि अगर अभिलेखों का या ऐसे साक्ष्यों का जो पालन नहीं करता है उसके दंड क्या क्या हैं, उसको आपको संविधान में अलग से जानना होगा। तो यहाँ पर देख लिया अनुच्छेद 215 कितना इंपॉर्टेंट है। जो उच्च न्यायालय के अभिलेख हैं वह हमेशा साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं, यह हो जाता है। अब आते हैं अनुच्छेद 227। अनुच्छेद 215 देख लिए, हमेशा याद रहना चाहिए जुबान पे कि अनुच्छेद 215 क्या है। जब भी एग्जाम में आए यह 215 बन जाना चाहिए। अभिलेखीय साक्ष्य से संबंधित, शॉर्ट में याद कर लीजिए, अभिलेखीय साक्ष्य से संबंधित है, सीधे सीधे 215 होगा। फिर अनुच्छेद 227 आते हैं, उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति। अधीक्षण शक्ति अर्थात उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ जितने हैं, राज्य में जितने न्यायालय हैं उन पर अधीक्षण की शक्ति रखता है, अर्थात सुपरविजन की शक्ति रखते हैं। मतलब सब पर उनका कमांड रहता है, सारे आदेश निर्देश वहीं से आते हैं, सब पर उनका कमांड रहता है। तो यह इसका सीधे सीधे एक्ट याद रखेंगे, अनुच्छेद 227 227 उच्च न्यायालय की अधीक्षण की शक्ति। एक लाइन में यही प्रश्न बना हुआ है, उच्च न्यायालय की अधीक्षण की शक्ति किस एक्ट में है? तो अनुच्छेद 227 में है और इसको सुपरविजन पावर भी बोला जाता है। मतलब नीचे के जितने न्यायालय हैं उस पर सुपरविजन करना है। फिर आते हैं अगला अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट है, यह भी प्रश्न में आ चुका है, भारतीय संविधान में भी आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 230। अनुच्छेद 230 क्या है? वही जो मैंने बताया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना। छत्तीसगढ़ राज्य में तो जो इसका अधिकार क्षेत्र है, क्षेत्राधिकार है, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य में है, परंतु यह इस एक्ट से अगर उसे किसी दूसरे राज्य का प्रभार दिया जाता है तो इस एक्ट में प्रावधानित है, मतलब दिया जा सकता है। और इसको कैसे लाया गया है यह महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से आ चुका है कि जो भारतीय संविधान है वहां के संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इसका प्रावधान किया गया है। इसको अच्छे से याद कर लेंगे कि इसको कैसे लाया गया है। तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इस प्रावधान को लाया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना हो सकती है, यहाँ पर यह बोला गया है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो कलकत्ता उच्च न्यायालय, मैंने अभी भी बताया है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय एक ही राज्य में है पर उसका 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उसका अधिकार क्षेत्र दिया गया है, जैसे कि अंडमान निकोबार के लिए। वैसे आपका एर्नाकुलम जो उच्च न्यायालय है उसका लक्षद्वीप तक पूरा इसका प्रभार दिया गया है, तो दिया जा सकता है। कहीं पर भी केंद्र शासित प्रदेश तक भी इसका दिया जा सकता है, जैसे कि बंबई उच्च न्यायालय है, दादर नागर हवेली ये सब वो देखता है, तो ये सब दिया जा सकता है क्योंकि प्रावधान में है। लेकिन किसमें है? अनुच्छेद 230 में है।